हाय फ्रेंड्स, मैं ललित जहांगीर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरबीएससी क्लास वीडियोस में। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आरबीएससी क्लास 12 की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, संयुक्त फलन, जिसे कंपोजिट फंक्शंस भी कहते हैं। ठीक है जी। संयुक्त फलन आपके आरबीएससी के बोर्ड में 3 नंबर की प्रश्नावली है। इसमें से आपको 1 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है जी। तो संयुक्त फलन को समझने के लिए हमको सबसे पहले फलन आना चाहिए। ठीक है जी, फलन अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहले हम फलन की बात करेंगे, उसके बाद हम संयुक्त फलन पे पहुंचेंगे। तो फलन देखते हैं। फलन क्या होता था? 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है फलन फंक्शन। किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में परिभाषित संबंध फलन कहलाता है यदि प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत बी में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो। ठीक है जी। कहना क्या चाह रहा है? देखो जी, ये सब पूरी परिभाषा हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, फलन को लिखते हैं y बराबर fx। कोई भी फलन दो समुच्चयों के बीच में परिभाषित होता है, समुच्चय ए और समुच्चय बी हमने लिख दिए हैं। प्रथम समुच्चय हमारा कहलाता है प्रांत, जिसे हम डोमेन बोलते हैं, और द्वितीय समुच्चय हमारा कहलाता है सह प्रांत, जिसे हम कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा। कोई फलन किसी एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय की ओर परिभाषित होता है। इसका मतलब होता है ए से बी में परिभाषित फलन f, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित फलन f। याद रखेंगे। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, फलन को हम समझने की प्रयास करेंगे एक एग्जाम्पल से। माना एक फलन हमारे पास है, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई ए से बी में, कोई ए से समुच्चय में परिभाषित फलन f हमारे पास है, और फलन एफ एक्स इक्वल टू है x प्लस 1। समुच्चय ए आपको दिया हुआ है 1 2 3, और समुच्चय बी आपको दिया है 2 3 4 एंड 5। तो देखिएगा, इस फलन को सॉल्व करेंगे, मैपिंग करेंगे इस फलन की। इधर लिखेंगे प्रांत, इधर लिखते हैं सह प्रांत। याद रखिएगा, जब भी फलन की मैपिंग करते हैं इधर प्रांत लिखते हैं, इधर सह प्रांत लिखते हैं। प्रांत ए के अवयव क्या है? 1 2 एंड 3। सहप्रांत बी के अवयव क्या है? 2 3 4 एंड 5। तो हमेशा याद रखना है आपको कि फलन में x की जो वैल्यू, जो हमारा फलन एफ एक्स है, उसके फॉर्मूले में आपको x की वैल्यू रखनी होती है प्रांत से। ठीक है ना। x की वैल्यू हमेशा कहाँ से रखी जाएगी? प्रांत ए से। तो x की वैल्यू हम रखते हैं प्रांत ए से। नंबर फर्स्ट वैल्यू है 1, तो हमने 1 रखा। कितना आ गया भाई? 1 + 1 = 2। 2 रखा तो कितना मिलेगा? 2 + 1 = 3, और 3 रखा तो 3 + 1 = 4। ठीक है जी। अब जब प्रांत से x की वैल्यू फलन में रखते हैं, तो जो भी फलन का मान आता है वो कहलाता है प्रतिबिंब। क्या कहलाएंगे? प्रतिबिंब। यहाँ प्रतिबिंब कौन कौन से हैं? 1 रखने पर 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो ये हमारे प्रतिबिंब हो गए। तो देखिए मैपिंग, 1 रखने पर कितना आया भाई? 2 आया, तो 1 का संबंध 2 से है। 2 रखने पर 3 आ रहा है, और 3 रखने पर 4 आ रहा है, 3 का संबंध 4 से है। ठीक है जी। तो ये हमारे 1 का, ये कहलाएंगे प्रतिबिंब। 1 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 3, और 3 का प्रतिबिंब 4। याद रखिएगा, 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1। ठीक है ना। जब विपरीत चलेंगे तो 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1, 3 का पूर्व प्रतिबिंब 2, 4 का पूर्व प्रतिबिंब 3। ठीक है जी, याद रहेगा। आगे अब आता है परिसर, जिसे बोला जाता है परास या रेंज। परिसर होता क्या है? परिसर होता है, या फिर परास, प्रतिबिंबों का समुच्चय। ठीक है, सेट ऑफ इमेज। ठीक है जी। प्रतिबिंब को इमेज बोला जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए सेट ऑफ इमेज या लिख सकते हो प्रतिबिंबों का समुच्चय। प्रतिबिंब कौन कौन से अपने यहाँ? 2 3 4। ठीक है। तो इस प्रकार हम परिसर याद कर सकते हैं। तो फिर से सुनिएगा, फलन को लिखा जाता है y बराबर fx से। ठीक है। कोई भी फलन दो समुच्चयों के बीच में परिभाषित होता है, इसका मतलब होता है ए से बी में परिभाषित फलन f। ठीक है, जब ऐसा लिखा जाता है। प्रथम समुच्चय प्रांत, द्वितीय समुच्चय सह प्रांत। अब यदि हमने प्रश्न लिया था, ठीक है ना, तो इस फलन में x की वैल्यू हमने रखी प्रांत से, एक बार 1 2 3 रखी, और जो हमारी वैल्यूज आई वो हमारी कहलाएंगे प्रतिबिंब। ठीक है जी। तो 1 रखने पर 2 आया, तो 1 का प्रतिबिंब 2, 2 रखने पर 3 आया तो 2 का प्रतिबिंब 3, और 3 रखने पर 4 आया तो 3 का प्रतिबिंब 4 हो जाएगा। ठीक है। अब
2 का पूर्व प्रतिबिंब 1 और 3 का पूर्व प्रतिबिंब 2, 4 का पूर्व प्रतिबिंब 3। ठीक है, परिसर यदि हमको याद करना है तो परिसर क्या होता है, प्रतिबिंबों का समुच्चय। हमारे प्रतिबिंब क्या थे, 2 3 4 थे, तो हमने लिख दिया 2 3 4 परिसर। अब बात करते हैं परिभाषा की। ठीक है ना, फलन कैसे है। देखो फलन क्या था, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में, कि कोई समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध हमारा क्या है, एफ है, या फिर हम बोले x+1 है। तो ए से बी में परिभाषित एक संबंध हमने x+1 का लिया, ठीक है, जिसमें x की वैल्यू हमने रखी है, जमाई है, फलन कहलाता है। ठीक है ना, कब कहलाएगा, यदि प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत बी में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो। तो देखो जी, अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक। ठीक है जी, तो हम यहाँ देख रहे हैं प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है और केवल एक ही है। कैसे है, देखो 1 का प्रतिबिंब 2 के अलावा कोई और नहीं है, 2 का प्रतिबिंब 3 के अलावा कोई और नहीं है, 3 का प्रतिबिंब 4 के अलावा कोई और नहीं है। आप देख सकते हो, एक जब हमने फलन में x बराबर 1 रखा था प्रांत से, तो हमारी एक ही वैल्यू निकल के आई थी, क्या था वो, 2 रखने पर 3 आया, 3 रखने पर 4 आया। तो हम बोलेंगे 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 के अलावा कोई और नहीं है। ठीक है जी, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रांत ए हो गया, प्रांत ए के प्रत्येक अवयव, आप चेक कर सकते हो जितने भी अवयव, 3 अवयव, तीनों के तीनों अवयवों का संबंध है, या फिर हम बोलेंगे प्रतिबिंब मौजूद है, और केवल कितने, एक है। ठीक है, तो ये हो गया फलन क्या कहलाता है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई संबंध फलन कहलाएगा यदि प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत बी में केवल एक ही प्रतिबिंब विद्यमान हो, या फिर हम बोले अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो। ठीक है जी, तो आगे बात करते हैं 2 ऐसे फलनों की जो आपको इस प्रश्नावली में काम आने वाले हैं। पहला है अचर फलन, जिसको कांस्टेंट फंक्शन भी बोला जाता है। तो अचर फलन क्या होता है, ए से बी में परिभाषित फलन f अचर फलन कहलाता है यदि प्रांत ए, लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत बी में एक ही अवयव से संबद्ध हो। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, देखिए समझते हैं कि अचर फलन होता है fx बराबर सी टाइप का। ठीक है ना, अचर फलन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट के लिए हमने लिखा सी। ठीक है, तो चलो इस फलन की मैपिंग करते हैं, प्रांत ए सह प्रांत बी। चलो प्रांत में हमने वैल्यू ली 1 2 3 4। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, फलन में x की वैल्यू कहाँ से रखी जाती है, प्रांत से रखी जाती है। तो x की वैल्यू जब हम रखेंगे 1, तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, सोच के देखिएगा। देखो इधर साइड में देखो, यदि ये होता c + x - x गुणा x भाग, इनमें से कुछ होता तो x की वैल्यू आप रखते, यहाँ पे 1 हो जाता, c + 1 होता, c - 1 हो जाता, c गुणा 1 हो जाता, या c / 1 हो जाता। ठीक है, 2 रखते तो c + 2 c - 2 c/2 और 2c हो जाता, नहीं हो जाता। तो उस कंडीशन में जब भी आप x की वैल्यू रखते तो फलन की वैल्यू पे फ़र्क पड़ता। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, ठीक है ना, तो x है ही नहीं, ना ही x का कोई मल्टीपल है यहाँ पे, तो 1 रखूँगा तो भी फलन की वैल्यू कितनी मिलेगी, c। ठीक है ना, 1 रखेंगे तो भी कितना मिलेगा, c। 2 रखेंगे तो भी c मिलेगा। भाई x तो है ही नहीं ना, मान कैसे रखें। 3 रखे तो कितना मिलेगा, c, और 4 रखे तो भी c। तो 1 का संबंध c से, 2 का c से, 3 का c से, 4 का c से। तो समझ में आ गया होगा अचर फलन कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध सह प्रांत के केवल एक ही अवयव से होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं तत्समक फलन पे। तो तत्समक फलन क्या होता है, फलन f(a)(a) में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तत्समक फलन का प्रांत सह प्रांत परिसर तीनों सेम होते हैं। ठीक है ना, एक ही होता है। अब ऐसा होता है क्या, देखना, फलन f(a)(a) में तत्समक फलन कहलाता है यदि प्रांत a के प्रत्येक अवयव का संबंध केवल स्वयं से हो। तो देखिए ये किस प्रकार का होता है, देखिए यदि फलन a(a) है तो आप इसको लिख सकते हो ia, और यदि b(b) है तो आप लिख सकते हो ib, c(c) है तो ic। ठीक है ना, लिखा जाता है इसको ix, ठीक है, ibx जैसे आप लिखना चाहो। ia का मतलब हो गया फलन a से a में है, b का मतलब हो जाएगा b से b में है। तो जैसे अचर फलन का फॉर्मूला था fx = c, इसी प्रकार तत्समक फलन का फॉर्मूला भी होता है ix = x। ठीक है ना, ix = x, केवल इस फलन में x आता है। ठीक है जी, तो देखिए माना हमारे प्रांत के अवयव है 1 2 3 4, तो देखो सहप्रांत भी a ही है, तो इसके अवयव भी क्या होंगे, 1 2 3 4 ही होंगे। और हमने देखा जब x की वैल्यू प्रांत से हमने 1 रखी तो x = 1 रखते ही पूरा फलन का मान कितना हो जाएगा भाई, बोलो 1 हो जाएगा। 2 रखने पर
x बराबर 2 हो जाएगा, 3 रखने पर 3 हो जाएगा, 4 रखने पर 4 हो जाएगा। भाई x की जो वैल्यू आप यहाँ से रख रहे हो वो की वही वैल्यू आ रही है। तो प्रतिबिंब एक का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। ठीक है, तो हम देख सकते हैं प्रत्येक अवयव का संबंध केवल स्वयं से ही है। तो याद रखिएगा तत्समक फलन में प्रांत, सहप्रांत और परिसर समान होंगे। क्यों होंगे, देखो यदि यहाँ 5 लोगे तो यहाँ भी 5 ही आएगा, 6 लोगे तो 6 आएगा। तो कहने का मतलब है जितने भी अवयव है सारे के सारे प्रतिबिंब बन जाएंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, जितने अवयव है सारे के सारे प्रतिबिंब बन जाएंगे। और तब आप जब परिसर ज्ञात करोगे तो परिसर क्या होता है, प्रतिबिंबों का समुच्चय, और प्रतिबिंबों का समुच्चय क्या बनेगा, 1 2 3 4, बनेगा नहीं बनेगा। तो जब हम इसका परिसर ज्ञात करेंगे तो ये सारे के सारे अवयव आ जाएंगे, तो इसलिए ये बन जाएगा हमारा सहप्रांत। बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो तत्समक फलन में प्रांत बराबर सहप्रांत बराबर परिसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तुल्य फलन। ठीक है जी, तुल्य का मतलब दो फलन समान कब होंगे, 2 या 3 फलन समान कब होंगे। तो देखिए कोई दो फलन f(x) और g(x) तुल्य होते हैं या समान होते हैं, तुल्य का मतलब समान है ना, तुल्य मतलब इक्विवेलेंट फंक्शन। तो दोनों फलन समान कब होंगे, तुल्य कब होंगे, जब f(x) का प्रांत इक्वल टू g(x) का प्रांत, यानी दोनों का प्रांत समान हो, दोनों के सहप्रांत समान हो, और f(x) बराबर g(x) हो, यानी दोनों के फॉर्मूला सूत्र समान हो। तो ठीक है, याद रखिएगा दो फलन समान कब होंगे, जब दोनों के प्रांत समान हो, सहप्रांत समान हो और दोनों के फॉर्मूला यानी सूत्र समान हो। ठीक है जी, तो हमारा अगला टॉपिक है अवयवों की संबद्धता के आधार पर फलनों के प्रकार। इसका मतलब है कि देखो फलन में प्रांत और सहप्रांत के अवयव भिन्न भिन्न प्रकार से आपस में एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। उसी आधार पे फलनों के प्रकार में नंबर फर्स्ट आता है एक एकी फलन। ठीक है जी, 1 1 फंक्शन, एक एकी का मतलब एक एक, यानी एक का एक से, और 1 1 का भी मतलब यही है एक का एक से। ठीक है जी, तो होता क्या है, कोई फलन f a to b एक एकी कहलाता है यदि प्रांत ए के भिन्न भिन्न अवयवों के लिए सहप्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान हो। चलो इसको लिखते हैं सहप्रांत बी। ठीक है, तो अब दोबारा सुनिए, प्रांत ए के भिन्न भिन्न अवयवों के लिए सहप्रांत बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान हो। ठीक है जी, तो कोशिश कीजिएगा समझने का और मैपिंग से इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, मैपिंग से जल्दी याद होगा और लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है जी, तो एक फलन लेते हैं x² और जो हमारा फलन है a to b में परिभाषित है, समुच्चय हमने माना और समुच्चय भी हमने माना। ठीक है जी, तो देखिए जब हम इसकी मैपिंग करेंगे तो कितना आएगा, प्रांत ए लिखेंगे, सहप्रांत बी लिख देंगे, ये फलन f हो गया। प्रांत के अवयव क्या है, 1 3 7, सहप्रांत के अवयव क्या है, 1 4 9 49 और 51। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था आपको, फलन में x की वैल्यू कहाँ से रखते हैं, प्रांत से। तो जब 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 का वर्ग 9 मिलेगा, और 7 का वर्ग कितना मिलेगा, 49 यानी 49 मिलेगा। ठीक है जी, तो देखो इस फलन में हम देखते हैं कि प्रांत ए के दो भिन्न भिन्न अवयवों की बात करता हूँ मैं, 1 की और 3 की। चलो 1 3 7 तीनों अवयवों की बात करता हूँ। प्रांत ए के 3 अवयव हमारे पास है, 1 3 और 7। ये तीनों ही भिन्न भिन्न है, तीनों सेम थोड़ी है, अलग अलग है ना, 1 अलग होता है, 3 अलग होता है, 7 अलग होता है। तो ये 3 अलग अलग अवयव थे और इन तीनों के जो प्रतिबिंब है प्रांत बी में वो क्या है, 1 9 और 49। ठीक है, 1 9 और 49। तो देखिए ये तीनों अवयव भी भिन्न भिन्न है और ये तीनों प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न है। तो देखो जी यही हमसे परिभाषा कहना चाह रही है कि फलन एक कब कहलाएगा, जब प्रांत ए के भिन्न भिन्न अवयवों के लिए सहप्रांत में भी अलग अलग यानी भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान हो। ठीक है जी, तो इसको याद कैसे रख सकते हैं हम, इसको देखो याद रखने का क्या तरीका रहेगा, सुनो आप इसको याद रखें 1 का 1 से, यानी इसमें सीधी लाइनें खींचेंगी इस प्रकार फलन में, क्रॉस में भी खींच सकती है ऐसा। ठीक है ना, लेकिन हमेशा दोनों तरफ 1 1 होगा, 1 का 1 से, 1 का 1 से, 1 का 1 से। ठीक है ना, याद रहेगी ये बात। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक फलन की संख्या। यदि आपको एक एक की फलनों की संख्या, यदि कोई फलन समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है तो
करना है कि ए से बी में कितने एक एक की फलन परिभाषित हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे याद करेंगे, तो देखो सबसे पहले समुच्चय यानी प्रांत में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ, इसको मतलब इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यानी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। हमने माना इसमें कितने अवयव पड़े हुए हैं, m है, और सहप्रांत में अवयवों की संख्या हमने मानी n, कितनी मानी भाई, मानी, ठीक है। अब ए से बी में एक एक की फलनों की बात करेंगे, एक एक की फलनों की संख्या देखो कितनी होगी, यदि n का मान m से ज़्यादा है या फिर इक्वल है, या तो n और m के मान दोनों के मान बराबर है, या फिर n का मान m से ज़्यादा है, n ग्रेटर एंड इक्वल टू m, उस स्थिति में आपकी जो संख्या आएगी वो आएगी npm। क्या आएगी साहब, npm। इधर p क्या है, p है परम्यूटेशन, जो आपने पढ़ा था, याद होगा npr का फॉर्मूला कितना होता है, npr होता है फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है। उस विधि से निकालेंगे, यदि n की वैल्यू m से कम हो जाए तो इस स्थिति में आएगी 0, कितनी आएगी, 0, ठीक है। तो नंबर सेकंड है बहुएकी फलन मैनी वन फंक्शन। इस फलन में क्या होता है, बहुएकी नाम से ही पता लग गया होगा, बहुत होगा एक से। तो देखो एक एक ही फलन में क्या हो रहा था, दो भिन्न भिन्न का जो संबंध आ रहा था, दो भिन्न भिन्न अवयवों से आ रहा था, लेकिन इसमें होगा क्या, दो या दो से ज़्यादा अवयवों, प्रांत के दो या दो से अधिक जो भिन्न भिन्न अवयव होंगे उन सभी का संबंध प्रांत के एक ही अवयव से होगा, ठीक है जी। इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं fx इक्वल टू सी। तो देखो एक बार परिभाषा को देखते हैं, फलन f a टू b बहुएकी कहलाता है यदि प्रांत a के भिन्न भिन्न अवयवों के लिए सहप्रांत b में एक ही प्रतिबिंब विद्यमान हो। तो देखो कैसे, माना प्रांत के एलिमेंट 1 2 3 4 है, तो देखिए सहप्रांत में, चलो अभी नहीं ले रहे, x बराबर मैंने एक रखा तो वैल्यू कितनी आएगी, c आएगी, 2 रखे तो भी c, 3 रखे तो भी c, 4 रखे तो भी c, क्योंकि अचर फलन में हमको पता है जब x है ही नहीं इधर तो x की वैल्यू कुछ भी नहीं रखो, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, c आएगा। तो मेरे भाई हमने देखा प्रांत a के भिन्न भिन्न अवयव थे 1 2 3 एंड 4, इन चारों का संबंध एक ही अवयव से आ रहा है, तो हम कह सकते हैं चार भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब एक ही अवयव है, तो इस स्थिति में हमारा फलन हो जाएगा बहुएकी, ठीक है जी। नंबर थर्ड है आच्छादक फलन ऑन टू फंक्शन, ठीक है जी। अब आच्छादक फलन क्या होता है, फलन f a टू b यानी a से b में परिभाषित फलन f आच्छादक कहलाता है यदि सहप्रांत, ध्यान रखिएगा इसमें पहले सहप्रांत की बात हो रही है, कि सहप्रांत b के प्रत्येक अवयव का प्रांत a में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, ठीक है ना। पूर्व प्रतिबिंब याद आगे हो गया, अभी बताया था विपरीत कनेक्शन जब हम देखते हैं प्रतिबिंब के उल्टा पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है। अब जैसे कि कोशिश कीजिए समझने की, मैपिंग से याद रखना, ठीक है जी, लंबे समय तक आपको याद रहेगा। चलो एक फलन लेते हैं, माने एक फलन हमारे पास है fx बराबर x स्क्वायर, ठीक है। फलन a से b में परिभाषित है, समुच्चय a हमारे पास है -1 -2 0 1 2, समुच्चय b हमारे पास है, नहीं हम इसको लेंगे 0 1 और 4 बस, ठीक है। अब देखिए जब इस फलन की हम मैपिंग करेंगे तो क्या हो रहा है, ये प्रांत इधर सहप्रांत, ठीक है। प्रांत के एलिमेंट क्या क्या है, -1 -2 0 1 और 2, सहप्रांत के 0 1 4। तो देखिएगा जब प्रांत में से x की वैल्यू रखी जाएगी -1, तो -1 का वर्ग कितना आएगा भाई, +1 आएगा, -2 का वर्ग +4, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। तो देखो यहाँ हमने देखा इस फलन में सहप्रांत में 3 अवयव थे और सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है प्रांत में, है क्या नहीं। देखो 0 का एक पूर्व प्रतिबिंब है 0, 1 का पूर्व प्रतिबिंब है -1 और 1, 4 के 2 पूर्व प्रतिबिंब है -2 और 2, ठीक है जी। तो देखो सीधी भाषा में बात करें तो हम कह सकते हैं
कि ऐसा फलन जिसमें सहप्रांत के सभी अवयव काम में आ जाए या फिर सहप्रांत के सभी अवयव प्रतिबिंब बन जाए तो वो फलन हमारा कहलाएगा आच्छादक फलन। ठीक है जी। देखो आच्छादक फलन में हमने देखा, आच्छादक फलन में हमने देखा कि सहप्रांत के सभी अवयव काम में आ गए। यदि इस फलन का मेरे को परिसर लिखना है तो कितना आएगा 014, और 014 किसके बराबर है, बी के यानी सहप्रांत के। तो मैं कह सकता हूँ कि आच्छादक फलन में परिसर सहप्रांत के बराबर होता है। ठीक है जी। अब चलो ये बताइए कि ये फलन, चलो आच्छादक तो हो गया, एक एक ही है बहुएकिकी है, तो देखो इसके ऊपर बात करते हैं। हमने देखा कि प्रांत के दो अवयव -1 और 1, दो भिन्न भिन्न अवयव थे, दोनों का संबंध एक ही, यानी बहुतों का एक से हो रहा है। यहाँ भी देखिए -2 और 2 का, इन दोनों का भी एक से हो रहा है। ठीक है, तो फलन कौन सा हो जाएगा, बहुएकी। ठीक है जी। नंबर 4 है अंतरक्षेपी फलन, जिसे हम इनटू फंक्शन भी कहते हैं। तो देखिए ये फलन क्या होता है, ये होता है आच्छादक के विपरीत। जैसे कि आच्छादक में सहप्रांत के सभी अवयव काम में आ जाते हैं, सारे के सारे प्रतिबिंब हो जाते हैं, लेकिन अंतरक्षेपी में होता क्या है, सहप्रांत में कम से कम एक या एक से ज़्यादा अवयव ऐसे होंगे जिनका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं होगा। तो फलन F(a)(b) अंतरक्षेपी कहलाता है यदि सहप्रांत B में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत A में नहीं हो। जैसे कि इस फलन को देखिएगा, चलो 3 तक ले लेते हैं, 1 का B से, 2 का C से, 3 का D से। तो देखो इस फलन में सहप्रांत में एक अवयव ऐसा है A, इसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, तो इस प्रकार के फलन को हम बोलेंगे अंतरक्षेपी फलन। ठीक है, जरूरी नहीं एक हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। नंबर 5 है एकेकी आच्छादक फलन। ठीक है जी। तो एकेकी आच्छादक फलन क्या होता है, देखो वह फलन जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज हो, वह फलन जो एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो, तो क्या कहलाएगा वो, एकेकी आच्छादक। ठीक है ना, याद रखिएगा इस फलन को, ये फलन आपके आगे काम आने वाला है प्रतिलोम फलन में। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट फलन है एकेकी आच्छादक। तो वह फलन जो एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो तो उसको हम बोलेंगे एकेकी आच्छादक, दोनों प्रॉपर्टी हो उसके अंदर। तो देखो इसका यदि आप बेस्ट एग्जाम्पल लेना चाहो तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा तत्समक फलन। हमने देखा था तत्समक फलन, 1 रखते हैं तो कितना आता है 1, 2 रखते हैं तो 2। पता ही है फलन क्या होता है, फलन होता है I A x = x हो जाएगा। ठीक है ना, समुच्चय B से B में परिभाषित है तो I B, C से C में है तो I C, 3 का 3 से, 4 का 4 से। ठीक है, चलो हम 4 की बात कर रहे हैं। तो देखो इस फलन में होता क्या है कि प्रत्येक अवयव का संबंध, ठीक है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध सहप्रांत में केवल एक अवयव से है। कहने का मतलब है दो भिन्न भिन्न अवयवों का दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान है, तो फलन एक ही हो गया। ठीक है ना भाई, एक का संबंध दोनों तरफ एक से ही है ना, और दूसरा सहप्रांत में कोई अवयव खाली नहीं है, तो फलन कैसा हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साहब, आच्छादक। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक बात और, एक एक ही आच्छादक आपने देख लिया, क्योंकि दोनों में एक एक सा संबंध एक एक से है तो एक एक ही हो गया, और सहप्रांत में कोई अवयव खाली नहीं है, सब जितने भी अवयव सबके पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में होंगे तो आच्छादक भी है, तो एक एक ही आच्छादक फलन हो गया है। तो यदि आपको एक एक ही आच्छादक फलन की संख्या निकालनी है, एक एक ही आच्छादक फलनों की संख्या क्या होगी, ठीक है, तो सुनिएगा पहले तो चलो इसको ऐसे लिखते हैं, समुच्चय A में अवयवों की संख्या कितनी ली हमने, n ली। ठीक है, तो देखो यदि आपको कभी एक एक ही किसी फलन में एक एक ही आच्छादक फलन की संख्या निकालनी है, तो हमको पता है कि एक एक ही आच्छादक फलन जो भी होगा, तो देखो आप इकाई फलन हमने एग्जांपल लिया था, प्रांत बराबर परिसर बराबर सहप्रांत होता नहीं होता। तो याद रखिएगा हमारे एक एक ही आच्छादक फलन में हमेशा प्रांत और सहप्रांत, ठीक है, दोनों के अवयव समान होंगे। ठीक है ना भैया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन एंड को डोमेन विल बी इक्वल। ठीक है, तो n होंगे, तो यदि आपको संख्या ज्ञात करनी है तो संख्या हमारी हो जाएगी n फैक्टोरियल। कितनी हो जाएगी, n फैक्टोरियल। ठीक है जी। आगे इसी प्रकार यदि आप बनाना चाहो एक एक ही अंतरक्षेपी फलन, तो देखो एक एक ही अंतरक्षेपी क्या हो जाएगा, वह फलन जो एक एक ही भी हो और अंतरक्षेपी भी हो। बहुएकी और आच्छादक निकालना चाहो तो बहुएकी आच्छादक कौन सा हो जाएगा, वह फलन जो बहुएकी हो और आच्छादक हो।
यदि आप निकालना चाहो बहुएकी की अंतरछेपी तो वह फलन जो बहुएकी और अंतरछेपी भी हो। ठीक है जी, इस प्रकार आप सारे फलन ज्ञात कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण फलन है संयुक्त फलन, क्योंकि संयुक्त फलन के ऊपर हर साल राजस्थान बोर्ड में 1 नंबर या 2 नंबर का एक सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। तो हर साल इसमें से एक सवाल आपको मिलता है बोर्ड में, तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फलन है। तो होता क्या है, देखिए, यदि दो फलन f तथा g इस प्रकार परिभाषित हो कि f का प्रांत g के सहप्रांत के बराबर हो तो फलन f तथा g का संयोजन संभव होता है और संयोजन से प्राप्त होने वाले फलन को संयुक्त फलन कहते हैं। ठीक है जी। तो देखो, संयुक्त फलन में हमको दो फलनों का संयोजन करना है, संयुक्त करना है। संयोजन कैसे करना है कि ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट फलन, पहले वाले फलन का प्रांत द्वितीय फलन के सहप्रांत के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो फलन संभव है, संयोजन हो सकता है, ऐसा नहीं है तो संभव नहीं है संयोजन। तो देखो जी, हम देखते हैं क्या क्या वर्किंग प्रोसेस है इसका। तो देखिए, माना फलन f, a टू b में फलन f हमारा है, a से b में, और b से c में फलन g परिभाषित है। ठीक है जी, a से b में फलन f परिभाषित है, b से c में g परिभाषित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हमने देखा फलन f का सहप्रांत क्या है, b, और g का प्रांत है b। ठीक है ना भाई, f का सहप्रांत है और g का प्रांत है। f के लिए द्वितीय समुच्चय, g के लिए प्रथम समुच्चय। ठीक है, तो फलन f a से b में, g b से c में, हमने देखा f का सहप्रांत g के प्रांत के बराबर है। ठीक है, दोनों सेम है। अब समझने के लिए हमको देखो, इधर देखिए, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। कोई फलन जब होता है f, ठीक है, y बराबर fx है, तो x की वैल्यू हम कहाँ से रखते हैं भाई, प्रांत से रखते हैं ना। बताया था मैंने कि किसी फलन में x की वैल्यू प्रांत से रखी जाती है। तो सपोज करो आपने x की वैल्यू क्या क्या रखी, x1 रखी, x2 रखी, x3 रखी, etc है ना, रखते गए आप। तो देखो, x बराबर x1 पर क्या मिलेगा, fx1, x2 पर क्या मिलेगा, fx2, माना ये y1 है और ये y2, इस प्रकार मिलता रहेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, fx1 और fx2, मैंने बोला था x बराबर x कोई मान जब फलन के अंदर रखते हैं तो प्रतिबिंब आता है, और प्रतिबिंब का होता है सहप्रांत में। तो ये हमारे होते हैं प्रतिबिंब। क्या होते हैं, प्रतिबिंब। तो देखो, हम कह सकते हैं प्रांत से रखी जाती है x की वैल्यू, ठीक है जी, और सहप्रांत में मिलता है fx की वैल्यू। ठीक है जी, कोई दिक्कत, ये प्रांत के अवयव हो गए और ये हमारे प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता है। तो हमने माना क्या, फलन में x की वैल्यू हमेशा प्रांत से रखी जाती है, सहप्रांत में मिलता है प्रतिबिंब जिसको हम बोलेंगे fx। ठीक है जी। अब यदि फलन gx है, यदि हमारा कोई फलन है y बराबर gx, तो ध्यान से सुनिएगा, gx में x की वैल्यू कहाँ से रखी जाएगी, g के प्रांत से रखी जाएगी, और यहाँ पे g का प्रांत कितना है, b। ठीक है, तो देखो f में हमने प्रांत से वैल्यू उठा के रखी, x थी तो x रख दी। अब g में जब x की वैल्यू हम रखेंगे भाई, g में जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो g में x की जगह कितना है, fx है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, fx हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है जी। तो देखो, फलन f से हमको x से fx मिलता है, और फिर उसके बाद इसमें फलन g को जोड़ने पर fx से gfx मिलता है। ठीक है जी। तो देखो जी, डायरेक्टली हम कह सकते हैं, हम a से c की ओर यदि जाएं, a से c की ओर यदि हम जाएं तो किस प्रकार जाएंगे, हम जाएंगे gfx से, जाएंगे नहीं जाएंगे। तो यही हमारा कहलाता है संयुक्त फलन, यही हमारा संयुक्त फलन कहलाता है। लिखने का तरीका क्या है, देखिए, लिखने का तरीका होता है gofx। ठीक है, याद रखिएगा, gofx। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है g, o की जगह हम लगा देंगे ब्रैकेट और fx। तो जब भी हमको फलन हल करना है तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त फलन को पीछे से हल करते हैं, सबसे पहले fx की, फिर उसके बाद gx को हल करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले fx के लिए, फिर gx के लिए। अब देखो, यहाँ पे परिभाषित हो गया फलन gof, और gof फलन कहाँ से कहाँ जा रहा है, हमने देखा a से c की ओर, a से c की ओर जा रहा है। तो देखो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब आगे यदि प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देख सकते हो। ठीक है ना, 1 बार 2 बार 3 बार, जितना आपका मन करे उतना देखिए, समझ में आएगा। ठीक है ना, डेफिनेटली समझ में आएगा। अब गोफ जा रहा है a से c की ओर, हमने देखा। तो देखो, प्रत्येक फलन जो भी हमको प्रश्न में मिलेगा, सब में ऐसा संभव नहीं है कि हम ऐसे मैपिंग करके a से c की ओर या a से b से g की ओर जो भी हमारा प्रांत से प्रांत बनेगा संयुक्त फलन का हम बता सके। तो देखो, संयुक्त फलन
बनेगा या नहीं बनेगा, और बनेगा तो प्रांत सह प्रांत क्या होगा। इस सब को जानने के लिए देखो आप इस शॉर्ट ट्रिक का ध्यान रखिएगा। देखो जी शॉर्ट ट्रिक क्या है, कुछ नहीं है, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, ठीक है, तो बस ऐसे ही है, सिंपल तरीका है। यदि आपको देखना है कि आपका गोफ कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है ना, यदि आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि गो फलन बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना भैया। और फलन कब बनेगा, मैं बता चुका हूँ, एफ का सह प्रांत जी के प्रांत के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। एक ही कंडीशन में फलन बनेगा, मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। अब तरीका क्या रहेगा, देखो सबसे पहले आप पीछे से स्टार्ट करो, एफ के प्रांत सह प्रांत लिखो, एफ कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी की ओर। उसके बाद जी के लिखो, इसके पास में जी कहाँ से कहाँ जा रहा है, बी से सी। यदि ये दोनों कॉमन है तो आप बोलोगे गोफ परिभाषित है, परिभाषित होने का मतलब है आप गोफ बना सकते हो, ठीक है जी। और हमारा फलन कहाँ से कहाँ जाएगा, अब ए से सी की ओर, ठीक है जी। अब कोई बोले सर जी क्या फोग बन सकता है क्या, देखो बनने को तो कुछ ही बन सकता है, लेकिन चेक वैलिड होना चाहिए, ठीक है ना। तो चेक करते हैं हम फोग बनेगा कि नहीं बनेगा। सबसे पहले हम जी का प्रांत सह प्रांत लिखेंगे, जी कहाँ से कहाँ जा रहा है, बी से सी, और एफ कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी जा रहा है। तो ज़रा ध्यान से सुनेगा, मैंने बताया था ये दोनों उभयनिष्ठ होने चाहिए, ये दोनों उभयनिष्ठ यहाँ नहीं है, तो हम बोलेंगे हमारा फलन परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि आपको दो फलन मिले, आप मन में आए जो ही फोग बना दो, गोफ बना दो, आपकी इच्छा अनुसार फलन नहीं बना सकते। पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वो फलन आपका परिभाषित है या नहीं है। परिभाषित कब होगा, जब इस पीछे वाले को हम फर्स्ट मानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, संयुक्त फलन में जब इस फलन का सह प्रांत इस फलन के प्रांत के बराबर हो। चेक करने का तरीका क्या है, जो भी मैंने आपको बताया, पहले इसके प्रांत सह प्रांत लिख लो, फिर इसके प्रांत सह प्रांत लिख लो, यानी पीछे से स्टार्ट करेंगे, पहले इसके प्रांत सह प्रांत लिखेंगे, इसके सह प्रांत और प्रांत लिख देंगे। यदि, ठीक है ना, यदि इसका सह प्रांत इसके प्रांत के बराबर है, जैसे अभी हमने किया, इसका सह प्रांत इसके प्रांत के बराबर है, तो हमारा फलन परिभाषित होगा और कहाँ से कहाँ जाएगा, बचे हुए दो की तरफ, ठीक है। तो चलो और एक दो एग्जाम्पल लेके समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको उतार लेना आप, जी ओ एफ, इसके बराबर होता है जी ओ ब्रैकेट एफ एक्स के। यदि कोई फलन है, एफ जा रहा है मेरा एन से जेड की ओर, ठीक है, और जी जा रहा है जेड से एन की ओर, तो अब देखते हैं क्या फोग बनेगा या गोफ बनेगा, कहाँ से कहाँ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपका मन हुआ फोग बनाने का, तो देखो सबसे पहले मैंने बताया था पीछे से स्टार्ट करो, रफ में पीछे कहीं भी है ना, तो जी में आप जी का लिखोगे प्रांत और सह प्रांत, तो जी का प्रांत सह प्रांत क्या है, जेड से एन, ठीक है। जी के बाद नंबर आएगा, पीछे से स्टार्ट करना है एफ का, एफ कहाँ से कहाँ है, एन से जेड है, क्या ये दोनों उभयनिष्ठ है, हाँ जी है, और फलन कहाँ से कहाँ जाएगा, जेड से जेड की ओर, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। यदि इसी प्रकार आपको बनाना है गोफ, तो देखो सबसे पहले किसका प्रांत लिखेंगे, ठीक है ना, ये सारा काम आपको चेक करने का रफ में करना है, ठीक है ना। तो एफ कहाँ से कहाँ जा रहा है भाई, एन से जेड की ओर, अब किसको लिखेंगे, जी को, जी कहाँ से कहाँ जा रहा है, जेड से एन की ओर, दोनों सेम हो गए, तो फलन कहाँ से कहाँ जाएगा, एन से एन की ओर, ठीक है जी। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अब यदि कोई कंडीशन ऐसी आ जाए, देखो कि एफ जा रहा है एन से एन और जेड जा रहा है एन से एन, ठीक है जी। तो देखो जब मैं गोफ बनाऊंगा तो गोफ कहाँ से आ जाएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, पहले एफ लिखा एन से एन, उसके बाद जी लिखा एन से एन, दोनों सेम है, फलन परिभाषित है, और कहाँ से कहाँ जाएगा, एन से एन की ओर। यदि मैं फोग बनाऊं तो देखो सबसे पहले जी लिखना पड़ेगा, जी कहाँ से कहाँ जा रहा है, एन से एन, एफ भी कहाँ से कहाँ जा रहा है, एन से एन, ये दोनों सेम हो गए, ठीक है ना, जी एन से एन जा रहा है, एफ बी एन से एन जा रहा है, दोनों सेम हो गए, परिभाषित है फलन, और कहाँ से कहाँ जाएगा, एन से एन की ओर। तो देखो जी एक बात समझ में आती है, जब कोई दो फलन दे रखे और दोनों के प्रांत और सह प्रांत, ठीक है ना, बराबर हो, इस कंडीशन में एफ और जी दोनों फलनों के प्रांत सह प्रांत बराबर है। जब ऐसा हो जाएगी, दो फलन ऐसे दे दे जिनके प्रांत सह प्रांत बराबर हो, तो उस स्थिति में आप चाहे फोग बनाओ चाहे गोफ बनाओ, ठीक है ना, कोई सा भी आप संयुक्त फलन बनाओ, आग बंद करके बनाओ, उसके भी सह प्रांत और प्रांत कब आएंगे, खाएंगे, एन से एन भी आएंगे, ठीक है ना भाई। जो सह प्रांत और प्रांत आपको दे रखा है उसी में फोग जाएगा और उसी में गोफ जाएगा, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलो एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, अब इसे उतार लेना, वीडियो रोके और इसको पूरे को उतार ले। देखिए चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एफ R2R G R2R,
ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और जी एक्स बराबर साइन एक्स। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है फोग और गॉस, दोनों ज्ञात करने हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं फोग की। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया ही था कि यदि कोई दो फलन ऐसे मिल जाए जिनके प्रांत और सहप्रांत बराबर हो, तो उस स्थिति में चाहे फोग बनाओ चाहे गोफ बनाओ, तो आपको भी प्रांत सहप्रांत क्या आएगा, आर से आर आएगा। ठीक है, एन से एन होते तो एन से एन आता, जेड से जेड तो जेड से जेड, क्यू से क्यू तो क्यू से क्यू। ठीक है, ठीक है। अब फोग की वैल्यू निकालते हैं। मैंने क्या बताया था, एफ ओ की जगह लगा देंगे ब्रैकेट और जी की जगह क्या लिख देंगे, जी एक्स। याद रखिएगा संयुक्त फलन की स्टार्टिंग हमेशा पीछे से करते हैं सॉल्यूशन की। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे हम, इस स्टेप को बड़े ध्यान से देखिएगा। एफ लिखा, ओ लिखा, ओ की जगह ब्रैकेट लगा और जी की जगह जी एक्स लिख दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम मान रखेंगे जी एक्स का। जी एक्स का मान कितना दे रखा है भाई, साइन एक्स रख दिया। ठीक है, अब देखो बड़े ही ध्यान से देखो, यदि कहीं लिखा हुआ है F10, कहीं लिखा हुआ है F10, कहीं लिखा हुआ है F9, इनका मतलब क्या है, देखो इनका मतलब है जो हमारा फलन है उसमें जो x है उसकी वैल्यू कितनी रखनी है, 10। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी रखनी है, 9। यदि F3 हो तो इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी रखनी है, 3। तो मेरे भाई यदि f sin x है तो इसका मतलब हो गया फलन f में जितने भी x होंगे उनका मान क्या रखना है, x की जगह हमको sin x रखना है। कितना रखना है, sin x। तो हम रखते हैं, देखिए कितना आएगा, तो फलन एफ एक्स ये रहा, x की जगह क्या रखना है भाई हमको sin x। तो x का स्क्वायर हो रहा है, तो x की जगह मैं जैसे ही sin x रखूँगा तो sin x का स्क्वायर हो जाएगा ना। आगे गोफ, यदि आपको याद करना है तो गोफ भी कहाँ से कहाँ जाएगा, क्योंकि बता चुका हूँ यदि ये दोनों समान हो तो चाहे फोग बनाओ चाहे गोफ बनाओ वो भी वही जाएंगे जहाँ तक ये जा रहे हैं। ठीक है, अब गोफ वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए जी ओ की जगह ब्रैकेट लगाया, एफ की जगह एफ एक्स लिख देंगे। देखो यहाँ भी पीछे से स्टार्टिंग है, पहले पीछे जी था तो जी एक्स से स्टार्ट करा, अब एफ है तो एफ एक्स से। अब एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, एक्स स्क्वायर। कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो मेरे भाई एफ एक्स की वैल्यू हमने रखी एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ रख दी। ठीक है, अब यदि कहीं लिखा हुआ है G3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फलन जी एक्स में एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, आपको 3 रखनी है। यदि कहीं लिखा हुआ है G1, इसका मतलब है फलन जी एक्स में एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, 1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फलन जी एक्स में एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर रखेंगे, एक्स की जगह कितना हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों हमारे हो गए आंसर। ठीक है जी, एक एग्जाम्पल वो लेते हैं। एफ एन से जेड में है, जी जेड से क्यू में है, एफ एक्स बराबर 2x और जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 बटे 2। एन तो हम जानते ही हो ना, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जेड सेट ऑफ इंटीजर, क्यू क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, अब आपको याद करना है फोग और गोफ। तो सबसे पहले बात करते हैं फोग की। ठीक है जी, तो मैंने आपको बताया था रफ कॉपी चेक करना है आपको, फोग बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो जी का हम रखेंगे, जी के प्रांत से प्रांत जेड से क्यू है। ठीक है जी, उसके बाद नंबर लेंगे एफ का कितना एन से जेड है। क्या दोनों सेम है, क्या नहीं है। तो जब दोनों बेनिश नहीं है तो आपका फलन परिभाषित नहीं होगा, कहने का मतलब है ये नहीं बन सकता है। तो हम बोलेंगे फोग अपरिभाषित है, फोग अपरिभाषित है। और यदि आप कारण लिखना चाहते हो तो कारण लिख सकते हो, जी का सहप्रांत एफ के प्रांत के बराबर नहीं है। ठीक है जी, अब लेते हैं गोफ। तो गोफ चेक करते हैं। तो एफ कहाँ से कहाँ जा रहा है भाई, एन से जेड जा रहा है, एफ लिख दिया। अब एफ के बाद जी लिखेंगे, जी कहाँ से कहाँ जा रहा है, जेड से क्यू। ये दोनों सेम हो गए, तो फलन कहाँ जाएगा, एन से क्यू की ओर। ठीक है, अब वैल्यू निकालते हैं गोफ की। तो अभी बताया था मैंने कैसे याद करेंगे, ओ की जगह लगा देंगे ब्रैकेट और एफ एक्स, पीछे से स्टार्ट करते हैं। एफ होगा तो एफ एक्स, जी है तो जी एक्स। ठीक है जी, अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 2x। इसका मतलब हो गया G2x। इसका मतलब क्या है कि आपको Gx में x की जगह क्या रखनी है, ये रखना है 2x। क्या रखना है, 2x। तो G में जितने भी x आपको मिले उसकी जगह रखना है 2x। तो एक ही x रख देते हैं, कितना हो जाएगा 2x + 1/2। ये आंसर हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं संयुक्त फलन के गुणधर्म। ठीक है जी, संयुक्त फलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो देखिए संयुक्त फलनों के क्या गुणधर्म होते हैं। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि संयुक्त फलनों के द्वारा क्रम विनिमय नियम का पालन करना आवश्यक नहीं है। तो क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ
तो इसका मतलब है गोफ डज नॉट इक्वल टू फोग। ठीक है जी, क्रमिनी का मतलब होता है ना, क्रम एक्सचेंज कर देते हैं ना, ऑर्डर एक्सचेंज कर देंगे, गोफ एफ की जगह जी, जी की जगह एफ आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं होते। देखो अब सबसे पहले तो बात करते हैं ये दोनों बराबर कब होंगे। देखो ये भी फलन है, ये भी फलन है, संयुक्त फलन है ना, तो देखो चाहे संयुक्त फलन गोफ हो चाहे फोग हो, ये भी फलन ही होते हैं। और दो फलन तुल्य यानी समान कब होंगे? दो फलन तुल्य तब होंगे जब दोनों के प्रांत समान हो, सहप्रांत समान हो, दोनों के सूत्र भी समान हो। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि आवश्यक क्यों नहीं है। ठीक है ना भाई। तो देखो पहले इसमें जो बात आती है वो ये है कि जरूरी नहीं है कि किसी फलन में, किसी फलन दो फलनों के लिए फोग बन रहा है तो गोफ भी बन जाए, और गोफ बन रहा हो तो फोग भी बन जाए। अभी हमने देखा था पिछले सवाल में, फोग तो बन रहा था लेकिन गोफ नहीं बन रहा था, नहीं गोफ बन रहा था लेकिन फोग नहीं बन रहा था। देखा ना हमने कि भाई फोग तो अपरिभाषित था और गोफ परिभाषित था। तो देखो जी, जब गोफ बन गया फोग नहीं बना, या फिर फोग बन गया गोफ नहीं बना, तो दोनों में से एक जब बनेगा ही नहीं तो दोनों को बराबर कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, तो दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है। और अब चलो किसी के मन में आया कि सर जी चलो फोग भी बन गया और गोफ भी बन गया, दोनों ही बन गए। तो देखो जी, माना ठीक है गोफ बन गए फोग बन गए, तो ये जरूरी थोड़ी है दोनों के प्रांत समान हो, सहप्रांत समान हो और दोनों के मान भी समान हो, ऐसा तो संभव है नहीं है ना। तो देखो जी, तो यदि किसी केस में फोग भी बन जाए और गोफ भी बन जाए, फोग भी बन जाए और गोफ भी बन जाए, तो देखो ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों के प्रांत तो सहप्रांत समान हो। तो देखो इस वजह से भी क्रमिनी में नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, चलो फोग भी बन गया, गोफ भी बन गया। ठीक है, फोग भी बन गया और गोफ भी बन गया, और दोनों के प्रांत भी समान हो, सहप्रांत भी समान है। तो देखो ऐसा भी तो हो सकता है दोनों के मान समान नहीं आ रहे हो। ठीक है ना, उस स्थिति में ऐसा हो सकता है दोनों के मान नहीं आ रहे हो समान। तो इस वजह से हम कहते हैं सामान्यतः संयुक्त फलनों के द्वारा क्रमिनी में नियम का पालन करना आवश्यक नहीं है। बहुत रेयर केस में करते हैं, और केस कौन सा है नोट डाल के लिख लेना। समान प्रांत तथा सह प्रांत के, समान प्रांत और सह प्रांत के x की घात n रूप वाले फलनों का संयुक्त फलन क्रम विनिमय गुणधर्म, या नियम लिखते हैं ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, नियम का पालन करते हैं। देखो जी कैसे करते हैं, दो फलन लेते हैं, f r2 r में है और g भी r2 r में है। ठीक है ना भाई। तो देखो हमने लिखा समान प्रांत सहप्रांत, समान प्रांत तथा सहप्रांत के x की घात n रूप वाले फलन। तो देखो दोनों फलनों का f का और g का प्रांत सेम है और सहप्रांत भी सेम है। दोबारा लिखता हूँ, r से r, g भी कितना है r से r है। ठीक है, f(x) x की घात 2 माना और gx हम मान लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल चल रहा था कि भाई समान प्रांत तथा सहप्रांत के x की घात n रूप वाले फलनों का संयुक्त फलन क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। हमने दो फलन लिए समान प्रांत सहप्रांत के और x की घात n के रूप के हैं। तो देखो यदि मैं फोग बनाऊं, कुछ भी बना लो, फोग गोफ जो भी है, तो देखो मैंने बताया था यदि f और g दोनों के प्रांत सहप्रांत सेम है तो फोग बनाओ चाहे गोफ बनाओ उसके प्रांत सहप्रांत भी वही आएंगे। ठीक है, अब मेरे को फोग याद करना तो इतना हो जाएगा, f ओ की जगह ब्रैकेट कितना आ गया gx। ठीक है, gx की वैल्यू कितनी हो जाएगी x की घात 5, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा f में जितने भी x है उसकी जगह रखना है x की घात 5, तो एक ही x है उसकी जगह x की घात 5 रख देते हैं, और ये कितना लग जाएगा स्क्वायर कितना हो गया x की घात 10। अब यदि मैं बनाऊँ गोफ, तो गोफ कहाँ से कहाँ जाएगा भाई, यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम जा रहे हैं तो ये भी सेम ही जाना है। तो गोफ कैसे याद करेंगे, जी ओ की जगह ब्रैकेट fx। ठीक है जी, तो fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू है x की घात 2। इसका मतलब हो गया है, इस पूरे का मतलब ये है कि gx में x की जगह कितना रखना है मेरे भाई x स्क्वायर, तो रख देते हैं x स्क्वायर की घात 5 हो जाएगा, तो कितना हो गया x की घात 10। तो देखो दोनों को देखने पर पता चलता है कि फोग का और गोफ के प्रांत बराबर है, सहप्रांत बराबर है और दोनों के सूत्र भी सेम है। तो जब किसी दो फलनों के प्रांत समान हो, सहप्रांत समान हो, सूत्र सेम हो, तो फलन कैसे होंगे, तुल्य फलन। ठीक है जी। नंबर सेकंड गुणधर्म है
कि एक एक ही आच्छादक फलनों के संयुक्त फलन भी एक एक ही आच्छादक होते हैं। ठीक है जी, देखो जैसे कि मैं दो एक एक के आच्छादक फलन लेता हूँ एफ और जी। ठीक है, एफ ए टू बी में है और यू वी डब्ल्यू माना इसके एलिमेंट है, इसके हैं पी क्यू आर और इसके हो गया एक्स वाई जेड। ठीक है, इसी होगा यू का क्यू से संबंध है, क्यू का एक्स से, वी का पी से, पी का वाई से, डब्ल्यू का आर से, आर का जेड से। तो देखिए एफ एक ही है और आच्छादक भी। क्यों? क्योंकि एफ में भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न अवयवों से संबंध और सेप्रांत में कोई भी अवयव खाली नहीं है, तो एफ एक ही आच्छादक हो गया। इसी प्रकार जी भी एक एक ही आच्छादक है। और जब इसका हम बनाएंगे संयुक्त फलन गॉस, तो जब हम इसकी डायरेक्टली मैपिंग करेंगे तो देखिए क्या होगा, फलन जाएगा ए से सी की ओर। ठीक है, और ए में कौन कौन से एलिमेंट है, यू वी डब्ल्यू, और सी में कौन कौन से हैं, एक्स वाई जेड। तो देखिएगा मेरे भाई, यू का संबंध क्यू से, क्यू का एक्स से, तो डायरेक्टली संबंध यू का किससे होगा, ऐसे जाके एक्स से, वी का किससे होगा, वाई से, और डब्ल्यू का जेड से। तो देखो ये फलन भी कैसा आया, एक एक ही आच्छादक आया। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं जब भी कोई दो फलन एक एक ही आच्छादक हो और दोनों का संयुक्त फलन बनाया जाए तो वो भी एक एक ही आच्छादक ही होगा। ठीक है, गुणधर्म है यदि तीन फलन एच जी एच इस प्रकार हो कि इन तीनों को मिला के आप संयुक्त फलन एच ओ जी ओ एफ परिभाषित हो, कि आप तीनों को मिला के एच ओ जी ओ एफ बना सके, तो यह तीन फलनों का संयुक्त फलन जो हमारे पास है एच ओ जी ओ एफ साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। साहचर्य गुणधर्म क्या होता है, देखो जी, इन दोनों का संयुक्त लेके इसके साथ संयुक्त लो और इन दोनों का संयुक्त लेके इसके साथ लो। ठीक है ना, आगे पीछे ब्रैकेट का फर्क होता है बस। ठीक है, देखो जी, तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना, बराबर क्यों होंगे, देखो हमको पता है ब्रैकेट चाहे कहीं भी लग रहा हो, संयुक्त फलन का सॉल्यूशन हमको पीछे से करना, तो इस वजह से इसके जो वैल्यूज आएंगे दोनों समान होंगे। ठीक है ना, तो इसके बारे में एक सवाल है हमारे ऊपर, उदाहरण है कि एग्जाम्पल नंबर 5 है शायद, तो उसमें हम समझेंगे ऐसा बराबर क्यों होते हैं। ठीक है ना, उसको हाथों हाथ प्रूफ भी कर लेंगे। फोर्थ गुणधर्म है यदि कोई फलन एफ ए टू बी हो, ठीक है ना, वाई बराबर एफ एक्स कोई फलन है हमारे पास, ठीक है, और ए में परिभाषित फलन है आई ए। कैसे लिखेंगे आई ए को, चलिए बताएं मेरे को। ए टू ए बोला था मैंने, और आई बी को कैसे लिखेंगे, बी टू बी। ठीक है ना, बी टू बी है तो बी लिखेंगे, आई ए टू ए है तो ए लिखते हैं। आई एक्स कितना होगा, इकाई फलन की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, एक्स होती है। ठीक है ना, और वाई बी एक्स भी कितना होगा, एक्स। ठीक है, इकाई फलन है, तत्समक फलन है, एक ही बात है, आइडेंटिटी फंक्शन है। अब यदि ऐसा हो तो मेरे भाई एफ ओ आई ए इक्वल टू आई बी ओ एफ इक्वल टू एफ एक्स के, यानी इन दोनों का संयुक्त और इन दोनों का संयुक्त, ठीक है ना, क्रम का फर्क है बस। ठीक है ना, आगे पीछे किसके बराबर होंगे, एफ एक्स के बराबर होंगे। ठीक है ना, कैसे होंगे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एफ ओ आई ए। ठीक है जी, तो मैंने बोला था अभी चेक करना है कहाँ से आ जाएगा, परिभाषित है क्या नहीं, तो सबसे पहले आई ए लिखेंगे। आई ए कहाँ से कहाँ जाएगा, मुझे पता है ए से ही आ जाएगा। एफ कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी जा रहा है, दोनों सेम हो गए, तो फलन परिभाषित और कहाँ से कहाँ जाएगा, ए से बी की हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब एफ ओ आई ए की वैल्यू याद करते हैं, तो कितना होगा, एफ ओ की जगह ब्रैकेट कितना आ जाएगा, आई एक्स। आई एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, इकाई फलन की वैल्यू एक्स होती है, तो मिल गया हमको एफ एक्स। इसी प्रकार यदि मैं लिखना चाहूँ आई बी ओ एफ कहाँ से कहाँ जाएगा, तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एफ कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी। उसके बाद आई बी का नंबर लेंगे, आई बी कहाँ से कहाँ जा रहा है, बी से बी, दोनों सेम है, तो फलन परिभाषित और फलन कहाँ से कहाँ जाएगा, ए से बी की ओर। ठीक है जी, अब इसकी वैल्यू भी निकालते हैं। ओ की जगह ब्रैकेट, एफ की जगह एफ एक्स लिख देंगे। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, सॉरी एफ एक्स की वैल्यू नहीं है जी हमारे पास। ठीक है ना, अब देखो आई एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो इसका मतलब क्या है, आई एक्स में एक्स की जगह क्या रखना है, दोनों को कंपेयर करो आप एक बार ढंग से। इसका मतलब है एक्स की जगह एफ एक्स आएगा, तो जैसे ही मैं एक्स की जगह एफ एक्स होगा तो क्या बन जाएगा, एफ एक्स। इस वजह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 सोल्व करेंगे, उसके एग्जांपल देखेंगे। ठीक है जी, और प्रीवियस ईयर में इसके जो क्वेश्चन आए हैं संयुक्त फलन के, उनके बारे में हम बात करेंगे।